तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, एसएससी डेट लगभग सभी बच्चों को क्लियर हो गई है। कई बच्चों के एग्जाम है। एग्जाम सिटी आप लोगों ने चेक कर लिया, एडमिट कार्ड भी आने लगेंगे आपके। रोजाना रात को 9 बजे हम आपसे मिलते हैं सेट के साथ में, और ये पेपर सेट होता है बेस्ड प्रीवियस ईयर। से पहले मैं सेट नंबर 1 से लेकर 23 कंप्लीट करा चुका हूँ, और हर सेट के अंदर 50 क्वेश्चन मेरे रहते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि 40 और 45 मिनट के अंदर आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियो में इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, मैं केवल बस वही डिस्कशन करता हूँ जो पेपर में आता है। कारण उसका ये है क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपको एक फास्ट रिवीजन चाहिए। तो इस वीडियो को बच्चे वही देखें जिनका एग्ज़ाम है और जो फास्ट रिवीजन चाहते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैं यहाँ 50 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक मैं प्रीवियस सॉल्व करा चुका हूँ। अब आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है। एमपी made a green picture ग्रोइंग विद इन द फैमिली। देखिए, ग्रीन पिक्चर इन नहीं होना चाहिए, क्या मतलब ग्रीन पिक्चर ऑफ होना चाहिए। यहाँ पर प्रपोजिशन का सही यूज होना चाहिए, यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन आएगा जिससे मीनिंग हमारा पर आ सकता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। 52 पर आ जाइए। वन द रिस्पॉन्सिबल वर्ब आ रही है, ठीक है। परसीव द डेटा कलेक्टेड वाज टेबुलेटेड, वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पेसिव वॉइस है। फॉर एनालिसिस डेटा डेटा कलेक्ट। देखिए, इसके अंदर बेटा नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। गिवन सेंटेंस के अंदर किसी प्रकार की कोई एरर देखने को नहीं मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आइए। इसको स्टार कर लीजिए प्लीज। ये वाले क्वेश्चन को आप लोग सारे बच्चे स्टार कर लीजिए, और इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको क्लियरेंस कर दूंगा। देखिए, कभी भी अगर सेंटेंस में हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिफ्थ फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको किसका यूज करना चाहिए बताइए। इज एम आर थर्ड फॉर्म का यूज करना। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज, कभी भी क्वेश्चन में हु आ जाए तो वो बाय हुम में बदलता है, बाय हुम में बदलता है, बाय हुम में बदलता है। ये हु आ रहा है, कैंसिल करिए। वाज आ रहा है, कैंसिल कर दीजिए। वर आ रहा है, कैंसिल करिए। इज एम आर आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है। यही तो हमको चाहिए था। टीचर्स कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है, एस आई एस लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। 54 पर आइए। 54 क्या कह रहा है? द एम्प्लॉयर पेड हिम द सैलरी। पेड कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्लीज पेन और रजिस्टर मेरे साथ में लेकर बैठ कर पढ़ा करें आप लोग, जिससे आपको याद रहे। ये फॉर्मूला ना जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है इसके अंदर। कभी भी सेकंड फॉर्म आती है तो क्या होता है? वाज वर के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ क्या आ रहा है? हैड बीन, जो गलत है। यहाँ पर वाज पेड टू हिम बाय द एम्प्लॉयर। चलिए, इसको अभी होल्ड करके रखते हैं, अभी चेक करेंगे इसको। अच्छा, वाज बीइंग आ रहा है, ये तो गलत है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये एम्प्लॉयर है सब्जेक्ट और ये हिम है ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए? ऑब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए। यहाँ सैलरी से सेंटेंस रुकिए 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 रुक। अच्छा, अगर मैं इसमें देखूँ तो ये वाला पोर्शन तो नहीं है। सही आंसर होना चाहिए सैलरी वाज पेड टू हिम बाय द एम्प्लॉयर। ये सही आंसर होगा। क्यों होगा इसका रीजन सही होने का? क्योंकि इसके अंदर ये यहाँ पे 10 सैलरी भी ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। टर्स। टर्स का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति काफी सॉफ्ट हो, फ्लेक्सिबल हो, विनम्र हो। कैसा व्यक्ति हो? फ्लेक्सिबल हो, विनम्र हो। ऑथोरेटिव का मतलब क्या होता है? आधिकारिक। क्या होता है? आधिकारिक। ठीक है। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? कि कोई काफी ज्यादा किसी चीज को देख के एक्साइटेड हो जाए, मतलब काफी ज्यादा उन्मत्त हो जाए। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, यानी कि शाई, कावर्ड। और पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अपने शब्दों को मैं वापस लूंगा। अगर आंसर इसका पोलाइट है तो बेटा ये सॉफ्ट नहीं होगा।
ये तो फिर कठोर होना चाहिए। क्यों भाई, अगर पोलाइट इसका आंसर लगा रहा हूँ तो टर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो रिजिड हो, कठोर हो, जो कैसा हो, इनफ्लेक्सिबल हो। मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, स्लिप ऑफ टंग हो गया जल्दबाजी में मेरे से। क्वेश्चन में टर्स का मतलब क्या होगा, कठोर, और पोलाइट का मतलब क्या हो जाएगा, विनम्र। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही फाइनल आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 56 पर, और 56 में क्या बताना है आपको, इनडायरेक्ट नरेशन बतानी है। द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट फॉलोड माई इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली। तो पहले सेड टू को बदलिए टोल्ड में, सभी जगह पे टोल्ड है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ रहा है, ये भी ठीक है। यू की जगह आई आ रहा है, ठीक है। आपको मालूम है जब पेसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज़ हैव, सॉरी, डायरेक्ट नरेशन को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, जब आपके पास में डायरेक्ट नरेशन में हैज़ हैव होता है, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय केवल क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए। तो यहाँ तो हैव आ रहा है, तो कैंसिल कर दीजिए, वाज आ रहा है, कैंसिल, हैड आ रहा है यहाँ, ठीक है। अब देखिए, नॉट फॉलोड, यहाँ पे बीन आ रहा है, इसलिए गलत है। हमारे पास सेंटेंस में कहीं पे बीन तो दिया नहीं है ना क्वेश्चन के अंदर, जब क्वेश्चन में बीन नहीं दिया हो तो आंसर में भी बीन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, 57 पर आता हूं बेटा। 57 क्या बोल रहा है, आई एम बींग टॉर्चर्ड बाई यू। पहले तो एक्टिव वॉइस समझ लीजिए क्या दिया हुआ है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर, बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अभी देखिए क्या आ रहा है, इज एम आ रहा है, बींग आ रहा है, थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में। बनाना किस में है, एक्टिव वॉइस में बनाना। तो पहले तो आएगा यू, यू ठीक है। यू के बाद में आर आ रहा है, ठीक है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, बींग आ रहा है, इसको भी कैंसिल करिए। यहाँ हैव बीन आ रहा है, इसको भी कैंसिल करिए। यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, क्वेश्चन में कहीं नॉट लगा है क्या, नहीं लगा। तो पहला वाला ही सही आंसर होगा जो प्रॉपर हमारी सारी सिचुएशन को सपोर्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या कह रहा है, इसको जान लेते हैं। द फिलीपीन इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्किपेलियो विद ओवर 7, के साथ में सेकेंड लार्जेस्ट आ रहा है यार, यहाँ तो सब ठीक है। सेकेंडली लार्जेस्ट, सेकेंडली लार्जेस्ट नहीं हो सकता, सेकेंड लार्ज ही ये भी नहीं होगा, सेकेंड लार्ज ये भी नहीं होगा। तो आएगा इसके अंदर बेटा नो वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी नो रिक्वायरमेंट। ठीक है, नो सब्सटीट्यूशन, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर, कोई करेक्शन नहीं होगा। 59 पर आइए। गिरीश सैड, सैड आ गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा, दैट दैट दैट। ठीक है, अच्छा वी बदलेगा, वी का वी तो रहेगा नहीं, वी का वी तो रहेगा नहीं, तो ये बदलेगा, वी किस में बदलता है, दे में। ठीक है, अब देखिए अभी क्या आ रहा है, हैज हैव आ रहा है। बेटा हैज हैव का पास्ट टेंस क्या होता है, हैड। तो यहाँ पे देखिए हैड आ रहा है, इसको होल्ड करके रखिए। यहाँ पे हैज आ रहा है, ये गलत हो गया सेकेंड वाला। यहाँ पे हेड आ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। हेड के बाद में कौन सी फॉर्म आती है बेटा, थर्ड फॉर्म आती है, ये तो सेकंड फॉर्म है, ये गलत हो गया यहाँ पर। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर, चेक कर लीजिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर आइए। 60 क्या बोल रहा है, अ लॉ कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अंटिल द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट टू इट। देखिए एक नियम को कभी भी हम लोग बलपूर्वक लागू नहीं कर सकते हैं जब तक प्रधान राष्ट्रपति जी, सॉरी, हाँ, राष्ट्रपति जी की बिल्कुल सहमति ना हो, असहमति ना हो। तो देखिए एक शर्त है, क्या है, शर्त है। और शर्त वाले सेंटेंस के लिए हमेशा अनलेस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, अनलेस का। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। एक शर्त है कि नियमों का पालन जब तक नहीं होगा, कानून जब तक लागू नहीं होगा, जब तक भारत के संविधान में राष्ट्रपति साइन नहीं करता है। ठीक है, 61 पर आ जाइए। जेब्रा आर द कैटेगराइज्ड एज द स्टॉकी वाइल्ड हॉर्सेस। स्टॉकी का मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब छोटा मोटा टाइप का, छोटा मोटा गोलू मोलू टाइप का। ठीक है, तो जेब्रा उनमें से एक घोड़ा माना जाता है, जानवर माना गया है। दीज मोस्टली डैश ऑन ग्रास। अब ये अपना जीवन किस पे यापन करते हैं बताइए, ईट ऑन तो होगा नहीं, सर्व ऑन भोजन खिलाते तो नहीं है, फूड ऑन भी नहीं होगा, क्या होगा, फीड ऑन। तो वो किस पे भोजन अपना व्यतीत करते हैं, किस पे, घास के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, खाते हैं घास पर।
फिर बोला गया जेब्राज आर मोस्टली फाउंड इन द ओपन प्लेन्स एंड इन लाइटली वुडेड एरिया इन द ईस्ट एंड साउथ ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में जहां पर खुला एरिया है, हल्की हल्की लकड़ियों वाला एरिया है, वहां पे ये पाए जाते हैं। जेब्राज स्ट्रेथ आर ब्रोकन अप विद एन डैश इफेक्टिव आउटलाइन मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट देम अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द टॉल ग्रासेस। देखिए घास है बहुत सारी, बनी हुई है, ऊपर से जेब्रा है तो जेब्रा के अंदर भी लाइनें बनी हुई हैं बहुत सारी। तो जेब्रा की बॉडी पे जो लाइनें बनी होती हैं वो क्या करती है, उसको छिपने में मदद करती हैं और वो घास में जाकर छिप जाता है, पता नहीं चलता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए तो इसका मैंने आंसर क्या लगाना है, पहले मैं आंसर भी क्लियर कर दूं। ऑप्शन नंबर 1 विल बी आंसर। 62 पर आ जाइए बेटा। 62 क्या कह रहा है, 62 वाले पे सारे मीनिंग समझ लीजिए। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। ठीक है, लुक अप का मतलब क्या होता है, कोई जानकारी सर्च करना। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को परखना, टेस्ट करना। वेंट ऑन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कंटिन्यू चलती रहना। गो ऑन होता है ना, तो गो ऑन की पास्ट टेंस क्या होती है, वेंट ऑन। अभी देखिए, साइमन डैश द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ रिनोन पेडिट्रिशियन इन द टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर जो साइमन था वो क्या कर रहा है कि पेडिट्रिशियन की कॉन्टैक्ट डिटेल को ढूंढ रहा है। अगर किताब में किसी पुस्तक में कोई जानकारी को ढूंढते हैं तो लुकअप बोला जाता है। जैसे आप डिक्शनरी में कोई वर्ड मीनिंग ढूंढ रहे हैं तो लुक अप है। ठीक है, लुक इनटू का मतलब क्या होता है, आप परख कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन किताब में नहीं, किसी और मामले में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 63 पर आइए। 63 में क्या दिया हुआ है, सेंटेंस को प्रॉपर समझिए। पहले सब्जेक्ट आ रहा है सर मेरे पास में, फिर विल आ रहा है, गिव आ रहा है फर्स्ट फॉर्म, और यू आ रहा है और चेक आ रहा है। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकते हैं। अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे चेक को इन लोगों ने ऑब्जेक्ट मान लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फॉर्मूले को ड्रॉ करके देखते हैं। विल और शेल के साथ में कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। जब आप पेसिव वॉइस बनाओगे, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक द पेसिव वॉइस, जस्ट यू हैव टू चेंज फर्स्ट फॉर्म इनटू बी, देन वर्क की थर्ड फॉर्म। Let's see the formula. Just match this formula. Here we have will shall and here we have was, so it is totally wrong. Here we have would, this is also wrong. This one can be correct. देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अ चेक शैल बी, देखिए चेक दिया हुआ है, आई और वी के साथ में शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, तो ये शैल वाला कंसेप्ट यहाँ पे लागू नहीं होगा। कौन सा वाला कंसेप्ट लागू होगा, विल वाला कंसेप्ट लागू होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे है 64 वाला क्वेश्चन। 64 में क्या दिया हुआ है भैया, द प्रिंसिपल सेड व्हाट अ गुड परफॉर्मेंस सोनू। अरे मेरा नाम आ गया ये तो, सोनू यू हैव वॉन द कंपटीशन। प्रिंसिपल ने कहा सोनू क्या परफॉर्मेंस है, और आपने इस कंपटीशन को जीत लिया है। तो देखिए, आप सबसे पहले इसमें देखिए एक शाबाशी की बात है। क्या है, शाबाशी दे रहे हैं मेरे प्रिंसिपल, मुझसे क्या कह रहे हैं, यार तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, तुमने मैच को जीत लिया है। कैरिड आउट, जोर जोर से चिल्लाए क्या, वो चिल्लाए नहीं है। उन्होंने कोई नॉर्मल वे में कहा है, नहीं, उन्होंने मेरी प्रशंसा की है। सरप्राइज्ड, सरप्राइज नहीं होगा, आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने अपलॉडेड दैट सोनू हैड परफॉर्म्ड वेल एंड डिक्लेयर दैट ही हैड, देखिए यहाँ पे हैव था ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया, हैड वॉन द कॉम्पिटिशन। उन्होंने मेरी प्रशंसा की है, मेरी तारीफ में कहा है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आपने इस मैच कॉम्पिटिशन को जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। आई एट द एग यस्टरडे फॉर माई डिनर। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए द एग नहीं होगा। एग में किसकी आवाज आ रही है, एन की आवाज, ए की आवाज आ रही है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। कौन सा आर्टिकल आएगा बेटा, एन आर्टिकल आएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। 66 पर आ जाइए। आई सेड टू शर्मा प्लीज गिव मी योर बुक। तो देखिए सेड टू बदलेगा रिक्वेस्टेड में, यहाँ रिक्वेस्ट है, ये गलत हो गया है। यहाँ रिक्वेस्टेड है, ठीक है, इसको होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पे भी रिक्वेस्टेड है, होल्ड करिए। यहाँ पर भी रिक्वेस्टेड है, होल्ड करिए। अब देखिए यहाँ प्लीज दिया हुआ है, प्लीज हट जाता है, क्या आना चाहिए, गिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बुक आ रहा है, ये गलत हो गया। पहले टू लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो टू लगाया, टू गिव मी हिज बुक और योर बुक। तो अब देखेंगे, आपको मालूम है योर का योर तो रहने वाला कैसे भी नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे ये योर है तो योर का योर तो रहने वाला नहीं है, वो तो चेंज ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, योर किस में चेंज होगा, हिज में चेंज होगा। 67 पर आ जाइए। 67 क्या बोल रहा है,
समवन हैज ड्रंक ऑल द वाइन इन द ग्लास। ओ हो, क्या माजरा है इसका, किया जा सकता है, बेहद आसान है, फॉर्मूला बना लीजिए, बस फॉर्मूले का ही खेल है। फॉर्मूला समझ में आ गया तो एक्टिव पैसिव वॉइस के 10 क्वेश्चन और नरेशन के 10 क्वेश्चन आपसे छीन नहीं सकता है कोई। तो हैज हैव आएगा तो हैज हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको अलग से भी जोड़नी पड़ेगी। समवन हो गया सब्जेक्ट, हैज आ गया, ड्रंक हो गई थर्ड फॉर्म, ऑल द वाइन इन द ग्लास ये हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सॉल्व करिए। ऑल द वाइन इन द ग्लास ये हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में क्या आएगा, हैड आ रहा है सर, यहाँ पे तो हैज आ रहा है, यहाँ पे हैड आ रहा है तो गड़बड़ हो रहा है सर, यहाँ पे हैड आ रहा है ये गड़बड़ हो रहा है सर, हैज़ आ रहा है लेकिन हमको चाहिए बीन, सर इसमें बीन नहीं आ रहा है ये भी गलत हो रहा है सर, हैज़ आ रहा है बीन आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, सारे रूल का पालन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। अब आ जाइए 68 पर, 68 क्या बोल रहा है, नियति विल रीच द कॉन्फ्रेंस व्हेन यू बाय नाउ। देखो कभी भी किसी में बाय नाउ लगा हो ना तो 100% मान लीजिए उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है। किस में बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो विल के बगल से आपको जोड़ना पड़ेगा विल हैव, क्या जोड़ना पड़ेगा, विल हैव रीच द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। 69 पर आइए, 69 क्या बोल रहा है, यू मस्ट हैव सबमिटेड द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, डोंट वरी, अभी देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे इसको सॉल्व। एक मिनट में चेक कर लूँ जरा, आवाज़ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले मैं चेक कर लूँ मैं। हेलो हेलो, आर यू गेटिंग माई वॉइस, आ रही है आई थिंक। ठीक है, अब भैया इसका स्लाइड शो ऑन कर देता हूँ करंट स्लाइड से। ठीक है, ये आ गए हम दोबारा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, मस्ट हैव प्लस V3 ये दिया हुआ है। इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर मस्ट हैव प्लस बीन प्लस V3 यही करेंगे आप लोग। तो बस मस्ट हैव बीन ढूंढना चालू कर दीजिए। ये माइट भी है, गलत हो गया है। यहाँ मे हैव है, गलत हो गया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, मस्ट हैव बीन, ये बिल्कुल सही है थर्ड वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मस्ट बी दिया हुआ है जो कि गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। 70 पर आ जाते हैं, 70 क्या कह रहा है इसको जान लेते हैं। द लीडर अपलॉडेड द कॉमरेड्स सेइंग दैट दे हैड डन वेरी वेल। अब 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको जो सेंटेंस है वो दिया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में, आपको किस में जाना है, डायरेक्ट स्पीच में जाना है। तो अपलॉडेड को हटा के क्या कर देंगे, सेट टू सेट टू सेट टू सेट टू, कॉमरेड सही दिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, यहाँ पे दैट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। देखिए कभी भी अगर आप किसी की प्रशंसा करते हैं अपलॉडेड, तो वो हमेशा बदलता है ब्रावो में। अपलॉडेड किस में बदलता है, ब्रावो में। चीयर्स में नहीं बदलता है, गलत है। अलास दुख की बात होती तो बदलता, ग्रेट में भी नहीं बदलेगा। अपलॉडेड शाबाशी देना होता है, तो शाबाशी देने के लिए कौन सा वर्ड आता है, ब्रावो, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चले भैया, अब यहाँ 70 तक तो हमने देखे थे ग्रामर के क्वेश्चन, यानी कि कल मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे, आज 50 करा रहा हूँ, उसमें से 70 क्वेश्चन तो हो गए आपके ग्रामर वाले पूरे। अब 71 से लेके 100 तक आपका आ जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर आपका अनसीन पैसेज आएगा और क्या आएगा, क्लोज पैसेज आएगा आपका। तो शुरू हो जाते हैं हम लोग, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, मेरे साथ में पढ़ते जाइए। इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, भारत क्या है, विभिन्नताओं का राष्ट्र है। विद मैनी डिफरेंट कल्चर, जहाँ पे अलग अलग कल्चर चलते हैं। ऑल्दो देयर आर सम ईटिंग हैबिट्स दैट आर कंसिडर्ड स्टेपल इंडियन क्वेश्चंस, दीज हैबिट्स में नॉट बी प्रैक्टिस बाय ऑल कल्चर ऑफ द इंडिया। देखिए भारत के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चंस मतलब भोजन, बहुत सारे व्यंजन है भारत के अंदर, और ये इतने सारे व्यंजन है कि क्षेत्र के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। ये हमारी ईटिंग हैबिट में भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी कल्चर्स के अंदर सभी एक ही जैसा व्यंजन चल रहा हो। क्वेश्चंस डिफरेंट अक्रॉस द इंडिया, भारत में सब जगह पे अलग अलग होता है। डाइवर्स रीजन एज अ रिजल्ट द वेरिएशन ऑफ द लोकल कल्चर, ज्योग्राफी लोकेलिटी, प्रॉक्सिमिटी टू द सी, डेजर्ट, माउंटेन एंड इकोनॉमिक्स। देखिए सागर के किनारे रहने वाले लोगों का भोजन अलग है, वो मछलियाँ ज़्यादा खाते होंगे। डेजर्ट में रहने वाले लोगों का भोजन अलग है, वो थोड़ा सा अलग खाना खाते होंगे।
पर्वतों पे रहने वाले लोगों का भोजन अलग है, यानी रहते हम एक ही देश में लेकिन हमारे एरिया के हिसाब से, ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हमारा जो भोजन है वो बदलता रहता है। इट आल्सो वेरी सीजनेबली, ये मौसम के हिसाब से भी बदलता है। डिपेंडिंग ऑन विच फ्रूट वेजिटेबल आर राइप, पता चलता है कि किस मौसम में कौन सा फल और वेजिटेबल क्या है, ताज़ा है, राइप है। आल्सो मिडल ईस्टर्न और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस हैव ऑकर्ड ऑन द नॉर्थ इंडिया क्वेश्चंस फ्रॉम द ईयर ऑफ मुगल रूल। मुगल रूल का मतलब क्या हो गया, मुगल साम्राज्य के समय पर ही हमको ये प्रभाव देखने को मिला था। नॉर्थ इंडिया में हम किसका प्रभाव देखते हैं, मुगल एम्पायर का प्रभाव देखते हैं। इंडियन क्विजीन्स इज स्टिल इवॉल्विंग एज अ रिजल्ट ऑफ द नेशनल कल्चर इंटरेक्शन विद अदर सोसाइटी। देखिए भारत के अंदर जो भोजन है वो सोसाइटी के हिसाब से भी बदल रहा है। देखिए कोई रिच बंदा है तो भैया उसका खाने का डिफरेंट तरीका होगा, कोई गरीब है तो भाई उसके पास में जो है वो उसी में गुजारा कर लेगा। वो नहीं मंगाएगा बर्गर पिज़्ज़ा यार, वो घर का खा लेगा अपना, है ना। वो अपने समोसे खा के काम चला लेगा, नमकीन खा के काम चला लेगा। अब किसी पे बहुत ज़्यादा है तो पनीर की डिशेज मंगा रहा है, कुछ और हैवी मंगा रहा है, सी फूड खा रहा है और हेल्दी डाइट ले रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं टॉपिक, फॉरेन इनिशिएशन, ट्रेड रिलेशन, कॉलोनिज्म हैव प्लेड अ रोल इन इंट्रोड्यूसिंग द सर्टेन फूड टू द कंट्री। देखिए भारत पे लगातार आक्रमण होते रहे, विदेशी आते रहे, विदेशी आए तो अपना भोजन लेकर आए, देश के साथ व्यापार हुआ तो भोजन भी आया, देश में कॉलोनियां बनी तो भोजन आया। ठीक है, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए पोटैटो अ स्टेपल ऑफ डाइट इज सम रीजन ऑफ द इंडिया वाज ब्रॉट टू इंडिया बाय द पुर्तगीज। तो बोला गया है जो आलू हैं जो आज हम खाते हैं वो कहाँ से आए हैं, पुर्तगाल से आए हैं। हु हैड आल्सो इंट्रोड्यूस द चिलीज, जो क्या लेकर आए थे, मिर्चियाँ भी लेकर आए थे, एंड ब्रेड फ्रूट भी लेकर आए थे वो। Indian cuisines have shaped the history of the international relation. The spices trade between the India and Europe was the primary catalyst of the European age of discovery. देखिए जो यूरोप वासी आए थे हमारे यहाँ पर वो किसकी खोज में आए थे, अलग क्षेत्र की खोज में आए थे जिसमें हमारा सबसे पहला व्यापार किसमें होता था, मसालों के रूप में व्यापार किया जाता था। ठीक है, स्पाइसेस वर ब्रॉड फ्रॉम इंडिया एंड ट्रेडेड अराउंड द यूरोप एंड एशिया। देखिए भारत से क्या लिया जाता था, मसाले लेकर कहाँ कहाँ पे व्यापार किया जाता था, यूरोप और एशिया में। इंडियन कजिन्स हैज़ इन्फ्लुएंट अदर कजिन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। भारत के जो मसाले हैं उन्होंने क्या किया, संसार के और भी मसाले हैं उधर वहाँ पर भी उनको प्रभावित किया, स्पेशली दोज फ्रॉम यूरोप। कहाँ पर, यूरोप को प्रभावित किया, मिडल ईस्ट मध्य पूर्व भारत को प्रभावित किया, नॉर्थ एशिया उत्तर अफ्रीका को प्रभावित किया, सब सहारन एशिया अफ्रीका इसको प्रभावित किया, सब ईस्ट एशिया को प्रभावित किया, ब्रिटिश आइसल्स है ना, ब्रिटिश लोगों को भी प्रभावित किया, फिजी को भी किया, कैरेबियन को भी किया। इंडियन फूड इज़ रिच इन फ्लेवर, भारत के भोजन में बहुत सारे फ्लेवर होते हैं भैया। और भाई साहब मेरी मम्मी तो इतना अच्छा बनाती है, आलू का भरता, बैगन का भरता। अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं, मम्मी इतना अच्छा अच्छा बना के खिला रही हैं और OMG, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मम्मी तो कुछ अलग ही बनाती है मेरी। स्पाइसेस डू मोर देन द फेवर अ डिश। स्पाइसेस मसाले क्या होते हैं कि बहुत सारे अलग, स्पाइसेस डू मोर देन द फ्लेवर अ डिश। देखिए स्पाइसेस क्या होते हैं कि वो एक स्वाद से भी कुछ अधिक होते हैं, मसाले तो हैं लेकिन वो स्वाद से भी कुछ अधिक हैं। ये क्या क्या करते हैं, दे आर आल्सो यूज टू कूल एंड वार्म द बॉडी ड्यूरिंग द हॉट एंड कोल्ड वेदर। वो हमारी बॉडी को मसाले ठंडा रखने का भी काम करते हैं, गर्म रखने का भी काम करते हैं ना। कई सारे ऐसे फूड होते हैं जो केवल सर्दी में ही खाने चाहिए, कई सारे ऐसे मसाले हैं जो केवल गर्मी में ही खाने चाहिए। योगर्ट्स इज कॉमनली यूज टू फ्लेवर द डिशेज एज और एज अ सॉस टू चिल द स्पाइसेज। योगर्ट क्या होता है, डिशेज के अंदर फ्लेवर लाता है और स्पाइसेस मसालों के अंदर भी यूज़ किया जाता है तेज मसाले को चटकाने के लिए। मैनी इंडियन डिशेज आर कुकड इन वेजिटेबल ऑयल। कई सारी भारतीय जो डिशेज हैं वो वेजिटेबल ऑयल में कुक की जाती हैं। बट पीनट ऑयल इज़ पॉपुलर इन द नॉर्थन। लेकिन मूंगफली का तेल कहाँ पे फेमस है, नॉर्थ में और वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, उत्तर और पश्चिमी भारत के अंदर मूंगफली का तेल भी फेमस है। मस्टर्ड ऑयल इन द ईस्टर्न इंडिया। मस्टर्ड ऑयल कहाँ पे फेमस है, पूर्वी भारत के अंदर। एंड कोकोनट ऑयल अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। और कोकोनट का जो तेल है वो कहाँ पर, पश्चिमी घाट पर फेमस है, स्पेशली इन केरला। ठीक है, जिंजरली सीसेम, सीसेम ऑयल कॉमनली इन द साउथ एंड सिंस इट्स इम्पोर्ट फ्रॉम द इम्पार्ट्स अ फ्रेगनेंट नटी अरोमा। नटी अरोमा का मतलब क्या होता है, बादाम की खुशबू।
ठीक है। तो देखिए क्षेत्र के हिसाब से, जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं हमारे यहाँ पे सरसों का तेल बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर क्या आता है, रिफाइंड ऑयल भी आता है, सोयाबीन वाला ऑयल भी आता है हमारे पास, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल आता है, मूंगफली वाला भी आता है, अलग अलग तरह के तेल आते हैं। इन रिसेंट डिकेड्स अगर अभी हम लोग वर्तमान समय में देखें, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, कॉटन सीड, देखिए सनफ्लावर ऑयल यूज़ होता है, सैफफ्लावर यूज़ होता है, कॉटन सीड, सोयाबीन का तेल यूज़ होता है पॉपुलर अक्रॉस द इंडिया। ठीक है। बटर बेस्ड घी, अब घी कैसा आने लगा है, बटर बेस्ड आने लगा है, देसी घी भी आता है। इज़ यूज फ्रिक्वेंटली थ्रो दो लेस देन इन द पास्ट, पास्ट टेंस में जो यूज़ होते थे ऐसे ही अब उससे थोड़ा कम लेवल पर इनको यूज़ किया जाता है। भैया 71 पर आ जाइए। हाउ वॉज द इंडियन क्विजिन्स एबल टू इन्फ्लुएंस अदर क्विजिन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, किस तरीके से इन्होंने प्रभावित किया। इंडिया इंट्रोड्यूस द चिली फूड टू द वर्ल्ड, नहीं बेटा ये यूरोप में आया था। इंडिया इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कोकोनट ऑयल टू द पीपल अक्रॉस द ग्लोब, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं की गई, यहाँ ऑयल है। ठीक है, यहाँ पे केवल कोकोनट ऑयल की चर्चा थी, लेकिन ये नहीं बताया कि पूरे संसार को प्रभावित किया नारियल के तेल ने। इन्फ्लुएंस इंडियन लिविंग अक्रॉस द ग्लोब, प्रिपेयर्ड इंडियन फूड फॉर लोकल्स, नहीं ये भी नहीं। स्पाइसेस वर बॉट फ्रॉम इंडिया एंड ट्रेडेड अराउंड द यूरोप एंड एशिया, भैया भारत से मसाले लेकर आते थे और यूरोप और एशिया में पहुंचाए जाते थे, इसलिए भारत का प्रभाव पूरे संसार में पहुंचा है। ठीक है, 72 पर आ जाइए। 72 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी सही नहीं है। देखिए योगर्ट इज कॉमनली यूज फॉर फ्लेवर द डिश, ये बिल्कुल सही है हमारी। फिर देखिए देसी घी इज यूज फ्रिक्वेंटली थ्रू द लेस इन द पास्ट एंड, ये भी सही है। स्पाइसेस आल्सो यूज टू कूल एंड वार्म द बॉडी, मसाले हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं, गर्म रखते हैं, ये बात भी सही है। पोटैटो वाज ब्रॉट टू इंडिया बाय द फ्रेंच, अरे भैया फ्रेंच लोग थोड़ी ना लेकर आए थे, पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में पोटैटो को, पोटैटो इज इक्वल्स टू पुर्तगाली। तो हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। हमको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, फ्रेंच नहीं लेकर आए थे, पुर्तगीज लेकर आए थे हमारे देश में पोटैटो को। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। 73 पर आ जाइए जवानों, डटे रहिए मैदान के अंदर। इंडियन फूड इज रिच इन, भारतीय भोजन किस में रिच, किस चीज से परिपूर्ण है, फ्लेवर से, भारत में सबसे ज्यादा फ्लेवर मिलते हैं। ठीक है, चले 74 पर आ जाइए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैज द मिडल ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस इन इंडिया, किसने हमारे मध्य भारत को, मध्य पूर्वी भारत को और सेंट्रल एशिया मध्य एशिया को प्रभावित किया है, किसने प्रभावित किया है, नॉर्थ इंडियन क्वेश्चंस ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, कैटालिसिस वर्ड है, इसका आपको सिनोनिम बताना है सही। कैटालिसिस का मतलब क्या था, प्रेरक, हिंदी में क्या होता है प्रेरक, यानी कि ये क्या करता है कि जैसे कोई कोई ये बहुत सारी डिशेज है, अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, मसाला छिड़क दिया, तो उसके अंदर एक मसाला आ जाना, एक अलग से मतलब एक तेजी से एक्टिविटी हो जाना है ना, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेटर। कैटालिसिस को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर। ये मसालों के स्वाद को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है, इंसल्ट करना। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मिनी होता है ना, मिनी माइक्रो। ठीक है, ऐसा करके कर सकते हैं। एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी से दुश्मनी होना है, एनिमिटी। ठीक है, दुश्मनी। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। चलिए भैया, तो हमने 75 तक देख लिया, अब एक और पैसेज है, पैसेज थोड़े बड़े बड़े से होते हैं, लेकिन मैं एक एक शब्द को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, स्पीड मेरी थोड़ा तेज रहेगी। अगर बेटा मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सोनू सर हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो भैया कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है जवानों, 10 और 11 तारीख को पता चलेगा बेटा सोनू सर ने कितना पढ़ाया और कितना फंसा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि सर आया कि नहीं आया, नहीं आया तो लिख देना सर नहीं आया, और आ गया तो लिख देना कि सर जी आपने पढ़ाया था, सर जी जो पैटर्न आपने बताया था वो आया है। ठीक है, और कृपया करके ना मक्खनबाजी वाली बातें मत करना, क्लियर बताना बेटा, क्लियर कट हमको बताना सही गलत क्या है। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो हम प्रयास करेंगे कि अगली बार अच्छा हो, और आ गया हो तो अच्छी बात है भैया, सिलेक्शन ले लो और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर हमको बता दीजिए, बस हमको तो कमेंट बॉक्स में आपका नाम देखना है। An endangered species is a type of the organism that is threatened by the extinction। देखिए endangered species का मतलब क्या होता है, ऐसी species जो क्या करती हैं, प्राण जिनका जो क्या हो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर हों। ठीक है,
अब उनमें से कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो विलुप्ति की कगार पर है? बिकम एंडेंजर फॉर द टू मेन रीजन, इनके दो कारण है विलुप्त होने के। पहला कारण क्या है? लॉस ऑफ हैबिटेट, यानी उनका रहने का स्थान क्या हो रहा है? खत्म होता जा रहा है। लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, उनके जेनेटिक वेरिएशन यानी अपनी बॉडी को जैसे वो चेंज कर लेते हैं मौसम के हिसाब से, वो भी खत्म होता जा रहा है। अ लॉस ऑफ हैबिटेट कैन हैपन नेचुरली, ये तो प्राकृतिक रूप से होता है कि उनका घर क्या नुकसान होता जा रहा है। डायनासोर्स फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए डायनासोर को देख सकते हैं। लॉस देयर हैबिटेट अबाउट द 65 मिलियन ईयर एगो, 65 मिलियन एगो पहले क्या हुआ था? डायनासोर विलुप्त हो गए थे हमारे देश से। द हॉट ड्राई क्लाइमेट ऑफ द क्रेटेसिस पीरियड चेंज वेरी क्विकली, देखिए उस समय जो गर्म जो था, हॉट और ड्राई क्लाइमेट था, वो बहुत तेज़ी से बदल रहा था। मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ द एस्ट्रॉयड स्ट्राइकिंग द अर्थ, देखिए पृथ्वी है, ऊपर से एस्ट्रॉयड आया आकाश से, वो क्या कर गया? पृथ्वी से टकरा गया। तो जैसे ही टकराया, उसकी अग्नि से, उसकी गर्मी से, उसकी टकराहट से एनर्जी प्रोड्यूस हुई और डायनासोर एक साइड हो गए। द इम्पैक्ट ऑफ द एस्ट्रॉयड फोर्स द डेबरिश इनटू द एटमॉस्फेयर, जैसे ही टकराया तो पूरे वातावरण के अंदर क्या हो गया? डेबरिश यानी कि मलबा फैल गया। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, इसने क्या किया? सूरज की तरफ से आने वाली जो भी हीट और लाइट थी उसको बंद कर दिया। एंड दैट रीच द अर्थ सरफेस, द डायनासोर्स वर अनेबल टू अडेप्ट द न्यू कूलर हैबिटेट, अब उसके कारण क्या हुआ कि पृथ्वी ठंडी होती गई। अब जैसे ऊपर से विटामिन डी आ रहा है, सूरज की रोशनी आ रही है हमारे ऊपर, यहाँ बीच में कुछ आ गया, अब रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही है मेरे पास में, अब मेरे को लग रही है सर्दी, अब मैं जल्दी से, मेरी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। डायनासोर्स बिकम द एंडेंजर देन एक्सटिंक्ट, और फिर क्या हुआ? वो विलुप्ति कगार पर आ गए और एक दिन विलुप्त हो गए। ह्यूमन एक्टिविटी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ हैबिटेट, मानवता का जो एक्टिविटी है वो भी क्या करती है? लॉस ऑफ हैबिटेट, उसमें भी क्या होता है? मानव की ताकि एक्टिविटी के कारण भी क्या हो रहा है कि जो कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनके घर खराब हो रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ द हाउसिंग, हम घर पे घर बनाते जा रहे हैं, इंडस्ट्री बनाते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर रिड्यूसेस द हैबिटेट ऑफ द नेटिव ऑर्गेनिज्म, दिस कैन हैपन इन द नंबर ऑफ द डिफरेंट वेज। डेवलपमेंट ऑफ एलिमिनेट द हैबिटेट एंड नेटिव स्पीसीज, भैया कुल मिला के सिंपल से समझिए, मानवता की बढ़ रही है पॉपुलेशन, अब उसको चाहिए घर मकान। घर मकान बनाने के लिए वो कहाँ जा रहा है? जंगल, जंगल को साफ करेगा, अपना घर बनाएगा। अब जंगल में भैया दूसरे भी तो जीव जंतु रहते हैं, उनका घर आपने समाप्त कर दिया। चिड़िया बैठती थी पेड़ों के ऊपर, पेड़ काट दिया, अब कहाँ बैठेंगी चिड़िया? है ना? लायन है, एलिफेंट है, अब इनको खाना कहाँ से मिलेगा? तुम तो इनके घर खराब करते जा रहे हो, है ना? गड़बड़ हो रही है ना? अब बेचारे वो लोग थोड़ी ना शॉपिंग कर सकते हैं, अब उनको पास थोड़ी ना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पिज़्ज़ा थोड़ी ना ऑर्डर कर सकते हैं। इन अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर द डेवलपर हैव क्लियर्ड द हंड्रेड एंड थाउजेंड्स एकड़ ऑफ टू क्लियर द पीस ऑफ लैंड टू रिमूव ऑल ट्रीज वेजिटेशन फ्रॉम इट। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज क्लियर फॉर द कैटल रेंच लॉगिंग अर्बन यूजेस। देखिए भैया, जंगल को काटा गया है, साउथ अमेरिका के अंदर अमेजन रेन फॉरेस्ट है जहाँ पर हजारों और सैकड़ों की संख्या में पेड़ों को हटा दिया गया। पेड़ों को हटाया गया तो वहाँ पर जितने भी जो भी पशु थे वो भी समाप्त होते गए, लकड़ियाँ समाप्त हो गई, और जो लकड़ियाँ वहाँ से काट कर लेकर आए, जहाँ से वो जानवरों को पकड़ के लेकर आए, उनसे क्या करा? उन्होंने अपने घर बनाना चालू कर दिया। डेवलपमेंट कैन आल्सो एंडेंजर द स्पीसीज इनडायरेक्टली, सम स्पीसीज such as fig tree of the rainforest may provide habitat for other species. As a tree are destroyed, species that depends on that tree habitat may also become endangered. Tree crowns provide a habitat in the canopy of the top layer and the rainforest. देखिए, जो वर्षा वन होते हैं, वर्षा वन कैसे होते हैं? उनका जो पेड़ होते हैं वो कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं। क्रिसमस ट्री देखा है आप लोगों ने? ऐसे वाले रहते हैं, तिकोने जैसे पेड़ रहते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं, नहीं पा रहा हूँ तो, लेकिन मैं बना दूंगा। ऐसे पेड़ रहते हैं। अब इस पेड़ के छाया के अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। पेड़ को काट दिया गया तो छाया खत्म हो गई, जीव जंतुओं का घर खत्म हो गया। ठीक है, रेन फॉरेस्ट भी खत्म होते जा रहे हैं। प्लांट सच एज द वाइन, फंजाई सच एज द मशरूम, मशरूम के पेड़ खत्म हो रहे हैं। इंसेक्ट सच एज द बटरफ्लाई खत्म हो रही हैं इन द रेन फॉरेस्ट कैनोपी। तो डू 100 ऑफ द स्पीसीज ट्रॉपिकल बर्ड्स मैमल सच एज मंकी, मंकी भी खत्म होते जा रहे हैं, पक्षी भी खत्म होते जा रहे हैं। एज अ ट्री आर कट डाउन दीज हैबिटेट लॉस, जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है, इन पर रहने वाले हर व्यक्ति खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप रहते हैं घर के अंदर,
और बिल्डोजर से आकर कोई आपके घर की पहली मंजिल को खत्म कर दे, पहली मंजिल गिरा दे, तो भैया ऊपर से 10 मंजिलें तो गिरेंगी ना। पहला फ्लैट गिरेगा तो ऊपर से 10 गिरेंगे ना। क्या होगा, कहाँ जाओगे, सड़क पर आ जाओगे। ऐसी तो पशु पक्षियों के संग में हो रहा है, वो कहाँ जाएंगे, उनका घर नष्ट कर रहे हैं, है ना। बोलते हैं ना मानव जानवर होता है, तो ये रियलिटी है भाई साहब, हम लोग जानवर ही हैं। ठीक है। स्पीसीज हैव लेस होम टू लिव, रिप्रोड्यूस बेस्ड। अच्छा देखिए, स्पाइसी जो लोग हैं, जो भी उधर पे प्राणी हैं, उनके जो रहने का घर खत्म होता जा रहा है, रह नहीं पा रहे हैं भाई साहब, कहाँ रहेंगे, घर तोड़ रहे हैं। ठीक है। अब बेस्ड ऑन द पैसेज अबव चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। भैया आप क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, देख लीजिए। 76 पर आ जाइए। 76 का आंसर क्या होगा जान लेते हैं। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। लॉस ऑफ हैबिटेट कैन हैपन नेचुरली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। देखिए, लोगों का जो घर है, डायनासोर के जो घर है, वो हमने समाप्त नहीं किए थे, वो प्राकृतिक घटना थी, तो वो समाप्त हो गए थे। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 77 पर। 77 पे क्या मीनिंग दिया हुआ है। अब हमारे पास में वर्ड दिया हुआ नेटिव। नेटिव का मतलब क्या होता है, डोमिसाइल, निवासी, मूल निवासी होता है नेटिव का मतलब। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, रियल हो, जो वास्तविक हो। बॉर्न का मतलब क्या होता है, जन्म लेना। एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है, बाहरी होता है। ये क्या होता है, बाहरी हो, है ना, आउटर में हो, ये घर का नहीं हो, बाहरी हो। ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, पालतू होता है, पाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एग्जॉटिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। एंटेनिम बताना ना, नेटिव मतलब घरेलू, एग्जॉटिक मतलब बाहरी। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट लिव इन कैनोपी ऑफ द अमेजन। इनमें से कौन से अमेजन फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं। तो भैया देखो, वाइन्स आए थे, बटरफ्लाई आई थी, मंकी आई थी, लेकिन क्रोकोडाइल की चर्चा नहीं हुई है इसमें भैया। ऑप्शन नंबर वन विल बी माई फाइनल आंसर। ठीक है। आ जाइए 79 पे। 79 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन रीजन ऑफ द स्पेसीज बिकमिंग एंडेंजर। कौन से दो कारण थे जिसके कारण जो इनका जो स्पीसीज है, यानी इनकी जो प्रजाति है, समाप्ति की ओर पहुंच गई थी। एसिड रेन, एसिड रेन की तो चर्चा ही नहीं है। सनलाइट नहीं। रोड्स एंड लॉस ऑफ हंटिंग ग्राउंड्स नहीं। लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, इसके कारण ही ऐसा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 80 पर आ जाइए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली रीजनिंग फॉर द डायनासोर बिकमिंग द एंडेंजर एंड देन एक्सटिंक्ट। इनमें से कौन सा कारण है कि डायनासोर की समाप्ति का कौन सा कारण है। क्या वॉल्केनो, वॉल्केनो इरप्शन, यानी लावा बाहर आया था, लावा तो आया ही नहीं था भैया। अर्थक्वेक, कोई भूकंप आया था, नहीं आया था। सुनामी आ गई थी, नहीं। क्या आया था, एस्ट्रॉइड, ऊपर से एस्ट्रॉइड आके पृथ्वी पर टकरा गया, ये रही हमारी पृथ्वी, ये आया, इसने इसमें घूसा मार दिया, ये टूट गया, बिखर गया, डायनासोर भी चले गए। ठीक है। एक आधा एस्ट्रॉइड और आया तो मानव चला जाएगा, अब तो हम चंद्रमा पे ही रहेंगे। चलो भैया जवानों, डटे रहो मैदान के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक और रह गए हैं, उसको भी हम खत्म कर देते हैं जल्दी जल्दी। डटे रहो मैदान के अंदर, सिलेक्शन जरूर होगा। जो बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं वो सिलेक्शन के लिए ही पढ़ रहे हैं। एक होता है टाइम पास वाली स्टडी, 10 दिन की स्टडी, 10 दिन से नहीं होता बेटा, 10 महीने पढ़ोगे तब जाकर सिलेक्शन होगा, 10 दिन से नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन पढ़ते रहिए, हार ना माने, प्रयास करते रहें। एजुकेशनल फिलॉसफी इज अ dash that deals the analysis of the education objective procedures essence and ideology। भाई साहब इतना बड़ा पेपर देख के ना मेरे को नींद आने लगती है पेपर के अंदर, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा 10 और 11 तारीख को, तो जाएंगे, देख कर तो आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, वर्ड नहीं आएगा, शब्द नहीं आएगा, डेटा भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा टर्म। एजुकेशन फिलॉसफी क्या है, एक टर्म है। ठीक है, एक पद है, इसको क्या बोलते हैं, पद बोला जाता है। कॉइनेज का मतलब क्या होता है, शब्दावली। क्या होता है, शब्दावली। मैं कौन सा आंसर लगा रहा हूं, ऑप्शन नंबर 2 लगा रहा हूं। ठीक है। फिर क्या बोला गया है, इट इज डैश अ फिलॉसफी एंड एन एजुकेशनल ऑप्शन। ये क्या होती है, एक दर्शन शास्त्र भी होता है और जानकारी भी देता है हमको। तो क्या है, ये दोनों चीजें हैं। आपको क्या लगा हुआ, एंड। तो कॉन्करेंटली के साथ में कभी एंड नहीं आता। कॉन्करेंटली का मतलब क्या होता है, साथ साथ में। सिमिलरली का मतलब होता है एक समान। अमंग का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक में से। बोथ आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, दोनों है। वो क्या है, फिलॉसफी भी है और एजुकेशनल ऑफशूट भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। फिर बोला गया एजुकेशन इज डिफाइंड एज द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ स्पेशलाइज्ड। एजुकेशन को कैसा माना गया है, टीचिंग और लर्निंग स्पेशलाइज्ड माना गया है।
और स्पेशलाइज क्या होगा बेटा? टीचिंग लर्निंग क्या होती है? ब्रांचेज होती है? नहीं। कोड्स होते हैं? नहीं। नॉर्म्स होते हैं? नियम होते हैं? नहीं। वो क्या होती हैं? स्किल होती हैं। स्किल डेवलपमेंट होता है टीचिंग लर्निंग का, ठीक है। एज वेल एज इंस्टिलिंग ऑफ द अवेयरनेस, और क्या करते हैं हम? जागरूकता को दिमाग में बैठाते हैं। जजमेंट भी है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है। एंड, और वो क्या है? एंड 84 पे देखा गया है। एंड सोनू, इंडिकेट्स का मतलब क्या होता है? इंगित करना होता है। क्या होता है? इंगित करना यानी दर्शाना। एनकम्पास का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज को समाविष्ट करना, है ना, किसी को एक साथ शामिल करना, समाविष्ट करना। अ मच ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देन द सोशिएटल इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर एजुकेशन दैट वी फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट। और सोनू क्या होगा इसके अंदर? अरे अरे रुको रुको तो जरा, रुको जरा, मैं कुछ गड़बड़ कर गया। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एनकम्पासेस अ मच ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। देखिए, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, नॉलेज अवेयरनेस बढ़ती जाती है और हम बड़े बड़ी चीज़ों को समाविष्ट करते जाते हैं, एक साथ जोड़ते जाते हैं। देन द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर एजुकेशन देन वी फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट। कम्युनिकेट के साथ क्या आता है बेटा? वेद आता है हमेशा, प्रपोजिशन वेद होता है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 क्या बोल रहा है? G20 or a group of 20 is an international forum which dash 19 countries and European unions। देखिए, G20 क्या एक समावेश है। वो किस किस चीज का समावेश है? 19 कंट्रियों का, और जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। तो ये समावेश को क्या बोला जाता है वो देखिए। अकाउंट फॉर का मतलब होता है हिसाब लगाना, ये नहीं होगा। एड्स का मतलब होता है जोड़ना। कवर का मतलब होता है ढकना। कंप्राइजेस का मतलब क्या होता है? शामिल होना। क्या होता है? शामिल। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? आगे देखेंगे। इट फोकसेस ऑन द सिग्निफिकेंट ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज। ये किस पे फोकस करता है? सिग्निफिकेंट ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज पे फोकस करता है, सच एज इंटरनेशनल फाइनेंस। जो किस पे फोकस करता है? इंटरनेशनल फाइनेंस पे फोकस करता है। डैश फाइनेंस डैश क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। अच्छा क्या होगा यार? मिटिगेशन एंड डेवलपमेंट। एक मिनट में चेक कर लूँ जरा, हूँ क्या मैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। आ गया आ गया आ गया। 87 पे जो आंसर बनेगा, देखिए परमानेंस तो नहीं हो सकता। फाइनेंशियल सिचुएशन हमेशा परमानेंट सही रहती है क्या? नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी वर्ड ये नहीं होगा। फाइनेंशियल सॉलिडिटी कठोरता नहीं होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है। क्या होती है? इंटरनेशनल के अंदर हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, मौसम के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है उसको भी हमको पकड़ना पड़ेगा। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सतत विकास को भी देखना पड़ेगा, यही आंसर होगा। ओवरऑल संपूर्ण नहीं होगा। कंटिन्यूस मतलब लगातार, लिमिटेड मतलब सीमित होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन 1919 द G20 वाज फॉर्म्ड इन। 1919 में G20 का निर्माण किया गया था। तो ये किसके लिए किया गया था? फॉर्म्ड इन रिजल्ट टू, रिजल्ट के साथ में टू नहीं आएगा। रिटेलिएशन टू, बदला लेने की भावना से नहीं। रिप्लाई, उत्तर देने की भावना से नहीं। क्या आएगा? रिस्पॉन्स, इन रेस्पॉन्स टू वेरियस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। G20 का निर्माण क्यों हुआ था? कि कई सारे ग्लोबल क्राइसिस हो रहे थे, कई सारी वित्तीय समस्या आ रही थी, इसलिए क्या किसका निर्माण किया गया था? G20 का निर्माण किया गया था। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 89 का। 90 पर आइए। G20 dash itself principal arena of the international economic financial cooperation during the 2009 मीटिंग। तो देखो 2009 की मीटिंग के अंदर ये जो G20 था, इसने क्या किया था? इसको नामित किया गया था। क्या किया था? नामित किया गया था, डेजिग्नेटेड, ठीक है। इसको नामित किया गया था कि ये क्या देखेगी? इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कॉपरेशन को देखेगी 2019 से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 91 पर आ जाइए। तो डटे रहिए जवानों, मैदान के अंदर 10 मिनट और दे दीजिए। 91 से लेकर 100 तक हम 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स, क्या बोला गया है इसके अंदर? कैल्शियम सप्लीमेंट्स कॉमनली डैश वुमेन आर हेल्पफुल। देखिए, वुमेन के लिए क्या होता है? कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत जरूरी होता है उनकी हड्डियों के लिए, मजबूती के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट
अगर मैंने यहाँ पे विल बी टेकन किया तो यहाँ पे देखिए वर्ब लगी हुई है आर, तो सेंटेंस में ये मैच नहीं बैठेगा। हैव बीन भी मैच नहीं बैठेगा, आर भी मैच नहीं बैठेगा। क्या आएगा यहाँ पे? टेकन बाय। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? टेकन बाय। तो कैल्शियम सप्लीमेंट लिए जाते हैं, महिलाओं के द्वारा लिए जाते हैं हेल्पफुल। अब वो किस चीज में हेल्पफुल होते हैं? हेल्पफुल डैश वार्डिंग ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? हड्डियां कमजोर होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं? हड्डियां कमजोर होती जाती हैं, महिलाओं की जो हड्डियां हैं कमजोर होती जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कैल्शियम की मात्रा को लेना चाहिए। इन वार्डिंग ऑफ, हेल्पफुल के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आएगा? इन प्रपोजिशन आएगा। मोर देन जस्ट, इससे ज्यादा, अ डैश ग्राम ऑफ अ डे। हमको क्या करना चाहिए? इसके अलावा हमको क्या करना चाहिए? ग्राम्स। ग्राम्स का मतलब क्या होता है हमारे पास में? चने होते हैं, चने, चने वो ग्राम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। या जमीन के अंदर उगने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, मूंगफलियां हैं, चने हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं हमारे पास ग्राम्स के अंदर। तो हमको क्या करना चाहिए? थोड़े थोड़े से चने का हमको सेवन करते रहना चाहिए। अ फ्यू, क्या करते रहना चाहिए? थोड़े थोड़े से करते रहना चाहिए। फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, ये तो नहीं आ सकता है। सम का मतलब जोड़ना होता है, नहीं। लिटिल का मतलब थोड़ा सा होता है, ये मात्राओं के लिए आता है, ये संख्या के लिए आता है। इसलिए यहाँ पे जो प्रॉपर ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? अ फ्यू ग्राम्स। अ फ्यू ग्राम्स अ डे, थोड़ा सा हमको ग्राम्स खाते रहना चाहिए। डैश कैन लीड टू द स्टमक अपसेट एंड इवन किडनी स्टोन। अब देखिए इधर पे क्या आंसर होना चाहिए प्रॉपर, अगर देखें तो हाउएवर। हालांकि ये क्या करता है? हमारे स्टमक को अपसेट कर देता है, किडनी स्टोन्स को भी क्या कर देता है? कुछ कम, कुछ अगर देखिए कैल्शियम एक होता है जो किडनी के अंदर एक कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होती है? पथरी बढ़ जाती है ना। तो उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। फिर दिया हुआ नियासिन प्रूवन इन रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल। नियासिन क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करती है। एंड कैन बी डेंजरस, और ये डेंजरस हो सकती है, डैश डोजेस टू दोज हु सफ़र फ्रॉम द हार्ट प्रॉब्लम। ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है जो हार्ट प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है? डोज कैसी होगी? अगर अधिक मात्रा में, बिग डोज तो नहीं होता, ह्यूज भी नहीं होता, इन लिटिल नहीं होता। नुकसान किसी भी चीज़ का कब होता है? जब हम अधिक मात्रा में उसको लेते हैं। अगर हम नियासिन की अगर ज़्यादा मात्रा लेते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या हो सकते हैं? कभी कभी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है हमारे लिए? क्या हो जाता है? जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हार्ट डिजीज़ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। चलिए अब हमारे पास 5 क्वेश्चन और हैं, इनको भी जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं भैया, फिर मैं भी अपना पढ़ूंगा जल्दी जल्दी। चलिए क्या दिया हुआ है? बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज मतलब क्या हो गई? तितलियां। तितलियां हैज, तितलियां डैश बॉडी पार्ट्स। तितलियों के क्या होते हैं? कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं भैया? ओनली 3। तितलियां हैज ओनली 3 नहीं, हैड थे नहीं, यहाँ प्लूरल है ना, तो हैज तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा? हैव आएगा, हैव 3। तितलियों के 3 बॉडी पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है? पहला हेड होता है, एक सिर होता है, थॉरेक्स होती है। थॉरेक्स क्या होती है? ये पूरा, जैसे ये मेरी रीढ़ की हड्डी से लेकर ये पूरा ये अस्थि पंजर है, ये थॉरेक्स कहलाएगा। और एब्डोमेन, और क्या होता है? पेट होता है, ठीक है। दे हैव 4 विंग्स। कितने पंख होते हैं उनके भैया? कितने पंख होते हैं इनके? 4 पंख होते हैं तितलियों के। 6 पैर होते हैं अटैच टू द थॉरेक्स। 4 पंख, 6 पैर पीठ से जुड़े हुए हैं उनके, थॉरेक्स से। द कलर्स एंड पैटर्न्स, और भैया उनमें कलर भी होते हैं, पैटर्न भी होते हैं। पैटर्न्स डैश, कलर एंड पैटर्न्स डैश अ बटरफ्लाई विंग्स। तो भैया उनके जो कलर और पैटर्न होते हैं किस पर होते हैं? उनके विंग्स के ऊपर होते हैं, ठीक है, ऑन। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। बटरफ्लाई विंग्स डैश टू दैम ब्लेंड, वो क्या करती है? उनको सहायता करती हैं, हेल्प करती हैं। किस चीज में हेल्प करती हैं? जिससे वो ब्लेंड हो सके। ब्लेंड का मतलब क्या होना है? घुलना मिलना। अब ये किससे घुलेंगे मिलेंगे? ये घुलेंगे मिलेंगे ब्लेंड्स, ब्लेंड के साथ में तो इन प्रपोजिशन आता है, लेकिन यहाँ विद भी आ रहा है, इन भी आ रहा है। अच्छा सुनिए, जो तितलियां होती हैं, तितलियों के कलरफुल पंख होते हैं ना। अब वो कलरफुल पंखों का क्या फायदा होता है उनकी पंखुड़ियों का? कि वो वातावरण के अंदर, मौसम के अंदर घुल मिल जाते हैं और अपने शिकारियों से बच सकते हैं, ठीक है, उनको धोखा दे सकते हैं। प्रेडेटर का मतलब क्या होता है? शिकारी, अपने शिकारी से बच सकते हैं। तो इन विद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। किसमें घुल जाते हैं? वातावरण में घुल जाते हैं। और प्रोबेसिस हेल्प डैश फ्रॉम द फ्लावर। देखिए अभी मैं इसका आंसर बताता हूँ, उससे पहले सुन लीजिए। रोजाना रात को हम 9 बजे मिलते हैं
SSC स्टेनो के पेपर सेट के साथ में। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 8 तारीख तक ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, 9 तारीख तक भी रखेंगे, चिंता ना कीजिएगा। सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप मेरे साथ में सिर्फ इसको एक क्विक रिवीजन के तौर पे देखें, इससे आपका एक फास्ट रिवीजन होता है इंग्लिश का और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, कल रात को 9 बजे मैं फिर वेट करूंगा। फिलहाल अभी इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो प्रोबेसिस क्या होता है समझ लीजिए। जो क्या था यार, ये बटरफ्लाई के आगे की तरफ वो सूंड सी लगी रहती है ना, वैसे स्ट्रॉ जैसा, वो क्या कहलाता है, प्रोबेसिस होता है। तो उससे वो क्या करती है, उससे फूलों के ऊपर जो पराग लगा होता है उसको पी जाती है, ड्रिंक होती है। बटरफ्लाई की जो स्ट्रॉ होती है वो क्या कहलाती है, प्रोबेसिस कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, अगर मेरा पढ़ाना पसंद आया है, आपको लग रहा है सोनू सर ने हमारे लिए मेहनत की है, तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बेटा यही 7-8-10 दिन है जो करना है, अच्छे से मेहनत कीजिए, दिन रात पढ़िए बेटा, है ना। अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें बेटा। बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं।